जी तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो ये कि हम ये जूम ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फ्री वर्जन है। तो इसमें ये होगा कि 40 मिनट बाद सेशन खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जिस तरह से मैं पहले भी आपको इनविटेशन भेज के आप इस सेशन में शामिल हुए हैं, तो 40 मिनट के बाद मैं दोबारा सेशन क्रिएट करूंगा, आपको दोबारा इनविटेशन आएगी, आप दोबारा उस पे इनविटेशन को सिलेक्ट करके मीटिंग में शामिल हो जाएंगे। ठीक है जी। ठीक हो गया सर। चलें, हम ये तकरीबन 3 दफ़ा करेंगे क्योंकि 40 मिनट की 3 सेशंस करेंगे तो हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा प्रोपगेशन मॉडल से है। सबसे पहले हम वायरलेस प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि जब हम बात करते हैं, मैं एक मिनट कर्सर ले आऊं। लेजर पॉइंटर जी। तो जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, मैंने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें हमारे पास ट्रांसमीटर होता है एक और एक रिसीवर होता है, ऐसे ही ना जी। जी सर। अब आम तौर पर जब हम सेलुलर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे मोबाइल भी ट्रांसीवर्स होते हैं, यानी कि वो ट्रांसमीटर भी होते हैं और रिसीवर भी होते हैं। इसी तरह से हमारे जो बेस स्टेशन होते हैं वो भी ट्रांसीवर्स होते हैं, यानी कि वो भी ट्रांसमिट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, उसमें ये भी मैंने डिस्कस किया था कि जो ट्रैफिक मोबाइल से ट्रांसमीटर की तरफ जा रही हो उसे हम अपलिंक कहते हैं, और जो मोबाइल से बेस स्टेशन की तरफ जा रही हो उसे अपलिंक कहते हैं। इस तरह जो बेस स्टेशन से हमारे मोबाइल की तरफ आ रही हो उसे हम डाउनलोड। डाउनलिंक कहते हैं, बिल्कुल। तो अब ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर हैं, इन दोनों की जो हाइट है, यानी कि ट्रांसीवर्स की हाइट, ये बराबर नहीं होती। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर अगर हम सेल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में या कहीं भी गली में, तो आप अपने अपने ट्रांसमीटर या रिसीवर की हाइट देख सकते हैं। इसी तरह से जिस बेस स्टेशन से आप कनेक्टेड हैं आसपास, वो ज़ाहिर है 45 मीटर्स का टावर होगा या 65 मीटर्स का टावर होगा। आमतौर पर ये दो लेंथ चलती हैं, तो उसके ऊपर एंटेनाज माउंट हुए होते हैं। तो आप अपनी हाइट देख लें और जो ट्रांसमीटर जहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि जो बेस स्टेशन लगा हुआ है, उसकी हाइट देख लें, तो दोनों में काफ़ी फर्क है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन है हमारी ट्रांसमिटेड और रिसीव वेव की, वो कुछ वेरी करेगी बिल्कुल इस तरह से जैसा ये फिगर आपको नजर आ रही है। यानी कि अगर आपका एंटेना, आप जो रिसीवर साइड पे एंटेना है उसकी हाइट अगर स्मॉल है तो जाहिर है डाउनवर्ड्स होगी, और अगर आप अपलिंक भेज रहे हैं तो आपकी जो वेव की डायरेक्शन है या सिग्नल की डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स होगी। ठीक है, तो अब जो हमारा रिसीव्ड सिग्नल है, मिसाल के तौर पर अब हम ये कहते हैं कि जो हमारा बेस स्टेशन पे एंटेना है वो ट्रांसमीटर है, और जो रिसीवर साइड पे एंटेना है वो मोबाइल स्टेशन में जो एंटेना है वो रिसीवर है। यानी कि हम डाउनलिंक ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। तो हम इन दोनों एंटेनाज की हाइट के ऊपर हमारी रिसीव्ड पावर डिपेंड करती है कि कितनी रिसीव्ड पावर हमें मोबाइल स्टेशन पे या मोबाइल फोन पे मिल रही है। उन बहुत से फैक्टर्स में से एक फैक्टर एंटेना की हाइट है, ट्रांसमीटर्स की और रिसीवर की। तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ इस अगर आप फिगर को देखें, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? जी सर। अच्छा, तो रिसीवर साइड पर अगर आप ये यहाँ पर अगर आपका एंटेना लगा हुआ हो, इस जगह पर एंटेना लगा हुआ हो, तो आप ये देख सकते हैं कि रिसीवर साइड का एंटेना और ट्रांसमीटर साइड का एंटेना बिल्कुल एक लाइन में आ जाएंगे। ऐसे ही है ना, एक लाइन में आ जाएंगे।
तो जो सिग्नल है वो डायरेक्ट ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड को भेजा जा सकता है। तो ये जो डायरेक्ट पाथ है ना, डायरेक्ट पाथ है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर या फ्रॉम रिसीवर टू ट्रांसमीटर, इसको LOS कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट में इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, हेलो आप? जी जी सर। जी जी सर। हाँ, इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो अगर तो ऐसा है कि अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान लाइन ऑफ साइट है, फिर तो बिल्कुल ही कोई मसला नहीं होता। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपका जो सिग्नल है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर को पहुंच रहा होता है। लेकिन आमतौर पर अर्बन एनवायरनमेंट में या सिटीज में खास तौर पर आपको LOS पाथ मिलता नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग्स आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी होती हैं, घर आपके ऊंचे ऊंचे होते हैं, और गलियां आमतौर पर स्ट्रीट्स जो हैं या रोड्स जो हैं वो छोटी होती हैं। तो हमें, आप कहीं भी अभी भी, अगर मैं घर में बैठा हूँ और मोबाइल पे सिग्नल है, तो जो मेरा करीबी बेस स्टेशन है वो और मेरा सेल फोन ये आपस में लाइन ऑफ साइट पे नहीं है ना जी, क्योंकि जी मुझे बेस स्टेशन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अर्बन एनवायरनमेंट में, हाँ, अगर इसके बरक्स अगर आप किसी रूरल एरिया में हैं जहाँ पे इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वहाँ काफी चांसेस हैं कि आप और बेस स्टेशन आपस में लाइन ऑफ साइट पे आ जाए। ठीक है, तो जी अर्बन एनवायरनमेंट में ये थोड़ा सा इशू है कि लाइन ऑफ साइट हमें मिलती नहीं है। जैसे कि फिगर आपको नजर आ रही है, ये फिगर आपको नजर आ रही है, इसमें अगर ये रिसीवर है, ये ब्लैक बॉल अगर रिसीवर है, तो इस ट्रांसमीटर से डायरेक्ट इस रिसीवर को कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि कोई भी LOS अवेलेबल नहीं है ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान। तो ये एक्चुअली अर्बन एरिया या अर्बन एनवायरनमेंट्स का इशू है कि डायरेक्ट LOS हमें हमें नहीं मिलती। तो फिर यहाँ तक सिग्नल कैसे पहुंचता है? मुख्तलिफ जगहों के थ्रू, यानी कि आपको किसी हाई राइज बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे सिग्नल मिल सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के थ्रू मिल सकता है, डाइफ्रैक्शन के थ्रू मिल सकता है, और स्कैटरिंग के थ्रू मिल सकता है। ऐसे ही है ना, बाकी ये सर इससे पावर लॉस नहीं होती? होती है, ऑफ कोर्स होती है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये ड्रॉबैक है अर्बन एनवायरनमेंट में होने का। ठीक है, तो अब ये रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऐसी चीजें हैं, ये तो मेरा ख्याल आप इससे बखूबी वाकिफ है, आप लोग का बैकग्राउंड फिजिक्स है, ऐसे ही है ना जी। जी तो ये इन तीन तरीकों से रिसीवर को हमारी पावर मिल सकती है। तो अच्छा, अगर इन तीन तरीकों से मिल सकती है, तो एक आर्गुमेंट ये होना चाहिए कि अगर LOS पाथ होता यहाँ पर, तो सिर्फ LOS से, यानी कि अगर ये हाई राइज बिल्डिंग्स ना होती हैं, दरख्त भी ना होता यहाँ पे लगा हुआ, तो डायरेक्ट पाथ इस रिसीवर को मिलता। तो एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि डायरेक्ट डायरेक्ट सिग्नल मिलने से एक सिग्नल मिला है, जबकि अगर यहाँ पे नॉन LOS पास है तो मल्टीपल सिनेरियो से यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है। तो एक्चुअली यहाँ तो पावर ज्यादा होनी चाहिए थी बनिस्बत LOS के। क्या ख्याल है जी? अगर LOS होता तो एक पाथ आता यहाँ पर, जबकि अगर नॉन LOS है, जैसे इस अभी नॉन LOS है, तो मल्टीपल जगहों से सिग्नल इसको मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही है ना जी। जी जी सर। तो एक आर्गुमेंट ये होना चाहिए कि भाई अगर ये बिल्डिंग्स ना होती, दरख्त भी ना होता, तो ना रिफ्लेक्शन होती, ना डायफ्रैक्शन होती, और ना ही स्कैटरिंग होती। सिर्फ LOS होता और वहां से डायरेक्टली रिसीवर को मिल जाती चीज। तो अब इन तीनों की वजह से मल्टीपल पाथ से रिसीवर को सिग्नल पहुंच रहा है। तो एक आर्गुमेंट होता है कि अगर मल्टीपल पाथ से पहुंच रहा है तो सिग्नल ज्यादा है, सिग्नल ज्यादा है तो ये तो फायदेमंद चीज है। ऐसे ही है ना जी। लेकिन इशू ये है,
ये फिनोमेना जो है ना, ये फिनोमेना, ये रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन और स्कैटरिंग का फिनोमेना, ये बहुत ही रैंडम है। ठीक है, हमें नहीं पता कि जो यहाँ पर रिसीवर साइड पर ये सब चीजें आके मिल रही हैं, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। ठीक है ना, सिग्नल का ज्यादा होना हमारे लिए इस सेंस में नहीं है कि चाहे सिग्नल ज्यादा आए या थोड़ा आए, लेकिन इस तरह से आना चाहिए कि हम उसे डिकोड कर सकें, हम उसे इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है, अब इसका एक नुकसान ये है कि क्या होगा कि ये लेट से रिफ्लेक्शन की कॉपी यहाँ पर आ गई, डायफ्रैक्शन की कॉपी इससे थोड़ा सा लेट पहुंची, स्कैटरिंग की कॉपी इससे और थोड़ा सा लेट पहुंची, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसमें डिलेज आना शुरू हो जाएंगे। डिलेज आएंगे ना जी? जी सर। डिलेज इसमें आएंगे। अगर डिलेज आएंगे तो तो अब चूंकि सिग्नल ऐसा तो नहीं होता ना कि एक सिग्नल आया और गायब हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना जी, सिग्नल तो मुसलसल आ रहा होता है, ऐसा ही है। जी सर। तो ये क्वाइट पॉसिबल कि जो दूसरे नंबर पर सिग्नल आ रहा है वो पहले की डिलेड कॉपी के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है सर। दोबारा मैं बता देता हूँ, सिग्नल वन हमने भेजा, उसकी डिलेड कॉपी हमारे पास आई। सिग्नल टू जो उसके बाद में आ रहा था, उसके साथ सिग्नल वन की डिलेड कॉपी की कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई। ठीक है, तो हम तो ये नहीं चाहते थे। हम क्या चाहते हैं, रिसीवर साइड पर सिग्नल वन हमारा अलहदा से डिकोड हो, सिग्नल टू हमारा अलहदा से डिकोड हो, ऐसे ही करते हैं ना जी हम। यस सर। वन अलहदा से डिकोड हो, मैसेज टू अलहदा से डिकोड हो। लेकिन ये क्या हुआ, ये हुआ कि सिग्नल वन की डिलेड कॉपी की वजह से क्या हुआ कि पहले वाला पैकेट हमारे दूसरे वाले पैकेट के साथ मिक्स हो गया। ऐसी है ना जी? जी सर। ठीक, तो ये चीज फायदेमंद नहीं है ये, यानी कि अगर एलओएस है, एलओएस हमारे लिए फायदेमंद है, जबकि ये चीज डायफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन, ये चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते क्योंकि अर्बन एनवायरनमेंट में ये होता ही होता है। ठीक, तो अ, फिर वेव्स ट्रेवल अलोंग डिफरेंट पाथ्स ऑफ वेरिंग लेंथ, मल्टी पाथ प्रोपगेशन है ये। ठीक है, एक पाथ आपका रिफ्लेक्शन की तरफ से आ रहा है, एक डायफ्रैक्शन की तरफ से आ रहा है, एक स्कैटरिंग की तरफ से आ रहा है, और जाहिर है इन वेव्स की इंटरेक्शन से आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती डिस्ट्रक्टिव। है। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। तो सर वो एक लड़की कह रही है कि मेल नहीं आई आपकी अभी। मेल नहीं आई? जी वो ग्रुप में मैसेज आया उसका। जूम पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उनका मैसेज आया है जूम पे मैंने नोटिफिकेशन। उनको बताया है ईमेल पे। एक मिनट, मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ। फोर पार्टिसिपेंट्स हैं। उनका ईमेल आईडी है जी साइमा अशरफ, SAIMAASHRAF1 @gmail.com।
हाँ जी, उन्हें कहें कि दोबारा चेक करें, आ गई होगी ईमेल। ठीक है, थोड़ा वेट कर लें जी उनका फिर। जी सर, आ गया मैसेज, अब आ गई है मेल। वो फिर शामिल हो जाएंगे। तो हम उसकी बात कर रहे थे। अब जो हम पहले बात कर रहे थे वही लिखा हुआ है कि जो हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान जो वेव की स्ट्रेंथ है वो कम या ज्यादा हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। ठीक है, तो हमें आमतौर पर प्रोपेगेशन मॉडल वो चाहिए होता है कि जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकें। ठीक है, हम प्रिडिक्ट कर सकें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही रैंडम मॉडल हो। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास अगर रैंडम हम हमारे पास, क्योंकि रैंडमनेस को हम खत्म नहीं कर सकते, वो आनी ही आनी है, तो हमें मॉडल ऐसा बनाना है कि जो इस रैंडमनेस को कवर कर सके। ठीक है, तो ये काफी चैलेंजिंग टास्क है, वन ऑफ चैलेंजिंग टास्क रैंडमनेस एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। कि क्या हो क्या रहा है, आवाज आ रही है ना जी सबको? जी सर। जी सर। हो क्या रहा है कि हमारे पास ट्रांसमीटर है, रिसीवर है। आमतौर पर क्या होता है कि यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स भी होती हैं आसपास, हमारा ट्रांसमीटर भी आमतौर पर मूव कर रहा होता है और रिसीवर भी आमतौर पर मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं, यानी कि ये यानी कि हमारी रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, स्कैटरिंग के अलावा डॉपलर स्प्रेड भी इसके अंदर अपना काम करता है। ठीक है, डॉपलर स्प्रेड से तो आप सारे वाकिफ है ना जी? ठीक है, जी सर। तो वो भी अपना काम इसमें करता है, रैंडमनेस में अपना काम, अपना जो पार्ट है वो प्ले करता है। डॉपलर इफेक्ट जो है वो हम जब डिटेल में मॉडल्स पर उसके अंदर अपना शामिल करेंगे इसको। तो जो हमारे पाथ लॉस मॉडल्स हैं ना जी, जैसे हमने कहा ना जी कि हमारे पास एलओएस मॉडल होता है और नॉन एलओएस मॉडल भी, जिसमें रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन और स्कैटरिंग भी होती है। तो चाहे एलओएस मॉडल हो या नॉन एलओएस मॉडल हो, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग नहीं है, बिल्कुल स्पॉट हमारा ग्राउंड है, उसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर है, तब भी पाथ लॉस होगा। ठीक है, यानी कि वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो ट्रांसमीटर के एंटेना से ट्रेवल करके रिसीवर के एंटेना तक पहुंचेगी, तो तब भी उसको लॉस जो है वो उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लॉस को हम कहते हैं पाथ लॉस। ठीक है, तो जो यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान जो पाथ है उसे कवर करते हुए जो उसे लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है, उसे हम पाथ लॉस कहते हैं। अब इस पाथ लॉस को मॉडल करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स और दूसरे को कहते हैं स्मॉल स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स। ठीक है जी, तो जो लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स हैं, ये इनमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो उनका डिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि यानी कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान रिलेशन है ना, ट्रांसमिटेड पावर का और रिसीव्ड पावर का, वो बहुत देर बाद जाके चेंज होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सेकंड, अभी एक सेकंड में एक चीज थी, दूसरे सेकंड में दूसरी चीज हो गई, ऐसा नहीं होता। ऑन एवरेज, मतलब अगर पावर कम हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, और अगर पावर ज्यादा हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता पावर ज्यादा होती है। ऐसा नहीं होता कि
एक वक्त में पावर ज्यादा थी, अगले ही लम्हे पावर कम होगी, एक लम्हे पावर कम थी तो अगले ही लम्हे पावर रिसीव पावर ज्यादा होगी। लार्ज स्केल मॉडल्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो जी सर। यानी कि ऐसी सिचुएशन जो ऐसी सिचुएशन है ना जिससे मैं कह रहा हूं कि रिसीव पावर चेंज नहीं होती, इनको हम कहते हैं लार्ज स्केल मॉडल्स। यानी कि इसको जो हम मॉडलिंग करेंगे तो इसको लार्ज स्केल मॉडल कहेंगे। यानी कि इसका इन मॉडल्स का नाम हमने लार्ज स्केल मॉडल्स रखा हुआ है। ठीक है। मॉडलिंग के बारे मॉडलिंग या मॉडल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे ना कि मॉडल्स क्या होते हैं, जानते हैं ना जी? हेलो। शायद सर। किसी भी फिजिकल फिनोमेना को फिजिक्स की जुबान में भी जैसे आप बात करें, किसी भी फिजिकल फिनोमेना को जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं उसको मॉडलिंग कहते हैं ना जी हम। जी सर। किसी भी फिजिकल फिनोमेना जब हम उसे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं ये मॉडल है। जैसे इसका ऐसे है, जैसे हेलो जी, बोहर मॉडल, दोबारा कहें। एटॉमिक बोहर मॉडल। हाँ जी, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हैं। आसान एग्जांपल इसकी ये है कि जैसे अगर हमने एक चले हम फिजिकल चीजों की बात नहीं करते, एक सर्कल की बात ही करते हैं, तो सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन रखी हुई है। ऐसा ही है ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन रखी हुई है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ऐसे ही है ना जी। तो इसी तरह से आपका वो जो सब्जेक्ट होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट होता है, उसमें भी कितने मोबिलिटी मॉडल्स को हम मोबिलिटी के डिफरेंट मॉडल्स को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दी होती हैं। ऐसे ही है ना जी। जी सर। ऐसे ही है ना। तो किसी भी फिजिकल फिनोमेना को जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम मॉडलिंग कहते हैं। जैसे हाँ, आपने इसका नाम सुना है, स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम जो होता है। स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम जो फिजिक्स में अक्सर काम आता है। सर डैम ऑसिलेशन में वो होता है। डैम्ड ऑसिलेशंस वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो जी सर। उसको हमने उस फिजिकल फिनोमेना को मॉडलिंग की होती है ना उसकी। यानी कि उसमें हमने डैम्पिंग रेशियो भी निकाली होती है, उसमें हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी निकाली होती है ना, इस किस्म की चीजें। तो यानी कि हम क्या कर रहे होते हैं, फिजिकल फिनोमेना को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या किया हुआ है कि ऐसी सिचुएशंस जिनमें हमारी रिसीव्ड पावर फौरन चेंज ना हो, यानी कि ओवर द कोर्स ऑफ सम टाइम चेंज हो, ऐसी चीजों को हम लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स कहते हैं और इनको उसी तरह की इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह से ऐसी चीजें जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान रिलेशन हर थोड़ी देर बाद चेंज हो जाए, फौरन ही चेंज हो जाए, एक लम्हे रिसीव पावर ज्यादा थी, अगले लम्हे रिसीव पावर कम हो गई और इसके उलट भी हो गया। इस किस्म की सिचुएशन को हम स्मॉल स्केल मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है जी। तो तो आमतौर पर अगर मैं इसकी बिल्कुल लेमैन एग्जांपल लूं, अगर इसकी बिल्कुल लेमैन एग्जांपल लूं तो क्या होता है जी, अगर बिल्कुल लेमैन एग्जांपल लूं, अगर किसी ने मैसेज भेजना है ना तो चैट्स की बजाय अच्छा ये ऐसे है कि मुझे उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें चैट्स की बजाय ना, अगर कोई इशू है तो। चाहे अगर ग्रुप में नहीं करना तो ना करें, इंडिविजुअल मैसेज कर दें। तो हम क्या बात कर रहे थे जी? एग्जांपल सर, लार्ज स्केल प्रोपगेशन हाँ, लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स की एग्जांपल्स में ऐसे ही है, जैसे अगर मैं टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ, मोबाइल पे बात कर रहा हूँ और एक जगह ही बैठा हूँ और और जाहिर है बेस स्टेशन भी हमारा एक ही जगह खड़ा हुआ है और कोई इतनी चेंज नहीं आ रही, तो इस चीज के इम्कानात बहुत ही कम हैं कि एक लम्हे मेरे पास अच्छे सिग्नल आ रहे हैं, अगले लम्हे मेरे पास सिग्नल्स खत्म हो जाएंगे। हाँ,
और ये भी नहीं, अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता चल के भी जा रहा हूं तो फिर भी इतनी जल्दी मेरी सीट पावर कम नहीं होगी। हाँ, अब अगर मैं अपनी रफ्तार ज्यादा कर लेता हूँ, साइकिल पे जाता हूँ, बाइक पे जाता हूँ, गाड़ी पे जाता हूँ, या अगर ट्रेन पे जाता हूँ, तो फर्क हो सकता है ना जी। जी सर। मैं गाड़ी पे तेज रफ्तारी के साथ जा रहा हूँ, यानी कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा हूँ, इस चीज की गारंटी नहीं है कि अगले ही लम्हे मुझे सिग्नल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसा ही है ना जी। जी सर। सर अगर हम जाएं ही उसी डायरेक्शन में। चाहे उस डायरेक्शन में जाएं, मैंने बताया ना, अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है ये बहुत बुरी चीज है। चाहे हमें सिग्नल ज्यादा मिल रहा हो या कम मिल रहा हो, इससे कंसर्न नहीं है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी से कंसर्न कंसर्न है। ठीक है, तो वो कंसर्न क्यों है अभी बताता हूँ आपको। कंसर्न इसलिए है कि जो बेस स्टेशन है ना जी, बेस स्टेशन, उसने आपको रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं, आपको फ्रीक्वेंसीज एलोकेट करनी होती है जिसपे आप अपना डेटा भेज सकें। अब आमतौर पर अब अगर यूजर्स ज्यादा हैं और बेस स्टेशन के पास रिसोर्सेज कम है, तो वो क्या करता है, वो स्केड्यूलिंग करता है। ठीक है, किस बंदे को कितना रिसोर्स देना है और कब देना है, इस चीज को कहते हैं स्केड्यूलिंग। ठीक है, और स्केड्यूलिंग करने के बहुत से तरीके हैं, यानी कि बहुत से वेज हैं, बहुत से तरीके हैं स्केड्यूलिंग करने के। उनमें से अगर हम बिल्कुल सिंपल सा तरीका लें कि जिसका चैनल अच्छा है उसको रिसोर्स दिया जाए। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि उसका चैनल अच्छा है तो वो डेटा भेज देगा। अगर आपने रिसोर्स ऐसे बंदे को दे दिया जिसका चैनल ही खराब है, तो रिसोर्स जाया हो जाएगा। ठीक है, जी सर। सही है। तो अब अगर मैंने तो ये सोच के स्केजुलिंग कर दी कि इसके पास तो चैनल अच्छा है, रिसोर्स एलोकेट कर दिया, अगले ही लम्हे आपका चैनल खराब हो गया, ठीक है, तो आपका रिसोर्स जाया हो गया। ठीक है, जी इस तरह से अगर आपके पास पहले चैनल खराब था, आपको एलोकेट नहीं हुआ हुआ था, लेकिन अगले ही लम्हे आपका चैनल बड़ा अच्छा हो गया, जैसे आप कह रहे हैं ना, अगर आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं तो अगले ही जी लम्हे का चैनल बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन बेस स्टेशन को तो यही मालूम है कि आपका चैनल अच्छा ही नहीं था। ठीक है, तो आप जाया गए, आपकी जगह पे किसी ऐसे बंदे को रिसोर्स मिला जो कि जिसका चैनल आपसे ज्यादा खराब था। ठीक है, तब भी रिसोर्सेज जाया हुए। तो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना जी, ये इशू है। इसका मतलब ये है कि जब हम स्केजुलिंग करते हैं लार्ज स्केल मॉडल्स में तो हम और तरह से करेंगे, और जब स्मॉल स्केल मॉडल में स्केजुलिंग करते हैं तो और तरह से करेंगे। समझ रहे हैं बात को? जी सर। चलिए, क्या हो गया इसको? ये 10 मिनट रह गए हैं, उसके बाद जो है ना जी ये खत्म हो जाएगा, दोबारा हम सेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, जी सर। ठीक है। हाँ जी। तो ये देखें जी, इसको हमने लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मॉडल को जब भी हम बात कर रहे थे, इसको इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया गया। ये देखें, जो ब्लू लाइन है वो लार्ज स्केल प्रोपगेशन है, यानी कि रिसीव्ड पावर और ट्रांसमिटेड पावर की रेशियो है। ये ओवर द लॉन्ग टाइम कम हो रही है, ऐसा ही है ना जी। जो चेंज स्लो स्लो। जो चेंज है वो स्लो हो रही है। ये ऐसा ही है जैसे मैं बेस स्टेशन से दूर जा रहा हूँ लेकिन पैदल। ठीक है। जी सर। ठीक है, जबकि ये जो ग्रीन है इसे कहते हैं स्मॉल स्केल प्रोपगेशन। इसमें आपका चैनल बिल्कुल अब्रप्टली चेंज हो रहा है, कोई पता नहीं कब क्या होगा। ठीक है, तो जी सर। इसको कहते हैं स्लो फेडिंग। ये देखें, ये ब्लू वाली है, ये फेड हो रहा है ना, सिग्नल फेड हो रहा है, कम हो रहा है, सिग्नल फेड हो रहा है, इसको कहते हैं स्लो फेडिंग। ठीक है, इसको कहते हैं फास्ट फेडिंग। जी है हो ये भी फेडिंग रही है, लेकिन फेडिंग के दौरान हमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। सही है, तो इन दोनों को मॉडल करने के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे।
तो अब सबसे पहले हम लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स की बात करते हैं। आज के लेक्चर में हम लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स की ही बात करेंगे। इनको कहते हैं पाथ लॉस मॉडल्स, ठीक है। यानी कि ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड पर जो आई है चीज, इसको हम पाथ लॉस मॉडल कहते हैं। तो बहुत से पाथ लॉस मॉडल्स हैं। सबसे आसान जो पाथ लॉस मॉडल है वो फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल है, जो पहले नंबर पे आपको नजर आ रहा है, फ्री स्पेस जी सर। मॉडल। ये सिंपल है, समझने में आसान है, और ये आमतौर पर कब यूज होता है, जब आपके पास डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट हो, ठीक है। ये मॉडल उस वक्त एक्यूरेट नहीं होता जब आप अर्बन एनवायरनमेंट में चले जाएं, आपके पास नॉन लाइन ऑफ साइट पे आप चीजें मिल रही हो, एलओएस आपके पास ना हो, ठीक है। जी सर। दूसरे नंबर पे है रे ट्रेसिंग मॉडल। रे ट्रेसिंग मॉडल भी आमतौर पर नॉन अर्बन एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है। अब रे ट्रेसिंग मॉडल का मतलब ये है कि एक आपको एलओएस पाथ मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा जो लेट्स से हम टू रे प्रोपगेशन मॉडल की बात करते हैं, एक आपको डायरेक्ट एलओएस पाथ मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है आपको, दूसरा मिल रहा है रिफ्लेक्टेड पाथ। अब रिफ्लेक्टेड पाथ अगर नॉन अर्बन एनवायरनमेंट है तो रिफ्लेक्टेड पाथ जमीन से भी मिल सकता है, अर्थ से भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसको हम टू रे प्रोपगेशन मॉडल कहते हैं। एक डायरेक्ट पाथ और एक जमीन से रिफ्लेक्ट हुआ हुआ पाथ आपको मिलता है, इसको टू रे प्रोपगेशन मॉडल कहते हैं। और फिर मल्टीपल रे प्रोपगेशन मॉडल भी है, जिसमें आपको जमीन से ही रिफ्लेक्शन मिलती है लेकिन मल्टीपल जगहों से, ठीक है। क्योंकि जमीन क्या है, जमीन हमारी मुकम्मल फ्लैट नहीं है, इर्रेगुलर टेरेन है ना, जी सर। इर्रेगुलर टेरेन। तो अगर तो हम बिल्कुल फ्लैट जमीन को लेते हैं फिर तो हम टू रे प्रोपगेशन मॉडल ले लेंगे, लेकिन अगर इरेगुलर टेरेन ले रहे हैं तो फिर हम टू रे प्रोपगेशन मॉडल भी नहीं ले सकते, हमें मल्टीपल रे प्रोपगेशन मॉडल लेंगे, जो अगेन एक काफी मुश्किल प्रोपगेशन मॉडल है। अच्छा, जब ये दो होते हैं ना जी, ये जो दो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल और रे ट्रेसिंग पाथ लॉस मॉडल, ये कहाँ से बने हुए हैं, ये हमने जो फिजिकल फिनोमेना है उसको ड्राइंग बोर्ड पर बनाया और फिर इसको ज्योमेट्री के जरिए हल किया, ज्योमेट्री के जरिए और मैथमेटिक्स के जरिए हल किया, ठीक है। तो ठीक जी है सर। आमतौर पर अगर मैथमेटिकल मॉडल आसान है, यानी कि अगर आपका सिनेरियो बिल्कुल सिंपल है तो मैथमेटिकल मॉडल्स हल करना आसान होता है, ठीक है। लेकिन अगर फिनोमिना कॉम्प्लेक्स हो जाए तो मैथमेटिकल मॉडल हल करना आसान नहीं होता। इस बात पे तो आप एग्री करते हैं ना कि जी मैथमेटिक्स सर। जितना मुश्किल होता जाएगा उतना उसको सॉल्व करना मुश्किल होता मुश्किल होता जाएगा। ये तो इसकी एग्जांपल तो बड़ी आसानी से मिलती है कि जिस चीज को हम हल नहीं कर सकते उसके हम न्यूमेरिकल मेथड्स बना लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। यानी लेट्स से एक बहुत मुश्किल सी इंटीग्रेशन हमसे सॉल्व नहीं हो रही, हमने क्या कर लेते हैं, उसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना जी। तो यानी कि उसका क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन नहीं निकलता, क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन नहीं निकलता, हम उसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यस सर। फिर इसी तरह का काम हमारा एम्पिरिकल मॉडल्स में होता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब ज्योमेट्री और इस किस्म की चीज इस्तेमाल नहीं होती। क्या होता है कि हम खुद फील्ड में जाकर रिसीव्ड पावर चेक करते हैं मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट्स में जाके, यानी कि रूरल एनवायरनमेंट में, अर्बन एनवायरनमेंट में जाके हम मुख्तलिफ जगहों पर जाके रिसीव्ड पावर चेक करते हैं, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा जब हमारे पास आ जाता है तो फिर उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। जी सर। इस फिनोमेनन से तो आप फिजिक्स वाले तो बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे ना, क्योंकि वो जी जी सर। सबके पास वो डेटा होता है पता नहीं कौन सी बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए, और फिर आप उसको आप एक इक्वेशन बनाते हैं और फिर वहां से काम करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना जी।
जी, मोस्टली सीएनसी से, हाँ जी, सीएनसी मशीन से। पता नहीं मुख्तलिफ किस्म की, हम तो नाम ही कभी नहीं सुने, कभी XDR होती है और पता नहीं इस किस्म की वो बैठे होते हैं, पता नहीं। तो बहरहाल तरीका यही है, जो यानी कि इस वाले एम्पिरिकल मॉडल्स में तरीका यही है। लेकिन जिस तरह से आपका वो वाला जो आप डेटा निकालते हैं वो एक्सपेरिमेंटल स्पेसिफिक होता है ना, आप उसे जनरलाइज नहीं कर सकते। इसी तरह से जी पर जो हम मॉडल बनाते हैं ये भी उसी एनवायरनमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है, उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ही वो काम करता है। ठीक है, जी सर। तो अब ऐसे करते हैं कि अभी वो खत्म होने वाला है, तो मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अभी टाइम क्या हुआ है, 7:55 है। तो तो हम तकरीबन मुझे जी सर। लग जाएंगे आपको दोबारा इनवाइट करते हुए। तो मैं आपको दोबारा इनविटेशन भेजता हूँ, जैसे इनविटेशन आए तो आप एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ओके सर। जी सर। जी। तो हम पाथ लॉस मॉडल्स की बात कर रहे थे। तो ये हमने स्लाइड कवर कर ली थी, इससे अगली स्लाइड पे चलते हैं। लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल, इसको हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रोपगेशन मॉडल्स आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट एवरेज रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ एट गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड एस्टिमेटिंग कवरेज एरिया। देखिए, चूंकि हमें पता है कि इसमें ज्यादा देर तक क्वांटिटी चेंज नहीं होती, इसलिए हम एवरेज रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ फाइंड मालूम करने के लिए इस लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। जबकि स्मॉल सिग्नल मॉडल्स में क्या होता है कि आपकी हम जो एवरेज रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हर वक्त वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मॉडल से इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Propagation models that detect rapid fluctuations of received signal strength or very short travel distances or short time duration। ठीक है, इस चीज को हम पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं पिछले अभी थोड़ी देर पहले। तो ये फेडिंग हायरार्की है। ठीक है, फेडिंग चैनल में हमारे पास दो तरह की, हमने कहा कि फेडिंग होती है, एक लार्ज स्केल फेडिंग होती है, एक स्मॉल स्केल फेडिंग होती है। ठीक है, तो अभी सबसे, चूंकि आज के लेक्चर में हम लार्ज स्केल फेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे लार्ज स्केल फेडिंग की दो टाइप्स हैं, एक लॉस और एक शेडोइंग। पाथ लॉस क्या है? पाथ लॉस ये है कि ट्रांसमीटर से जब आपका सिग्नल ट्रेवल के रिसीवर पे आता है, तो जो दरमियान में उस पाथ की वजह से पाथ जो लॉस हुआ, उसे पाथ लॉस कहते हैं। शेडोइंग ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर ये एक बिल्डिंग है, ये एक डब्बा बिल्डिंग है और यूजर यहाँ खड़ा हुआ है जहां ये डॉट है। ठीक है, और जो ट्रांसमीटर है वो ये है। तो अब इस ट्रांसमीटर का डायरेक्ट इसके पास कोई यानी कि लिंक नहीं है, LOS नहीं है। अब क्या हुआ है कि इस पूरी बिल्डिंग ने इसको शेडो किया हुआ है। ठीक है, तो जी एक सर। तो पाथ लॉस है और दूसरी है शेडोइंग। ठीक है, दूसरी टर्म है शेडोइंग लार्ज स्केल मॉडल फेडिंग में। जो स्मॉल स्केल मॉडल है उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, मैं अब इसको शॉर्टली बता देता हूँ, डिटेल में जब जिस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे उसी में ही करेंगे। तो मल्टी पाथ फेडिंग का मतलब यह है कि मुख्तलिफ जगहों से रिफ्लेक्शन होकर रिसीवर साइड पर आ रही है, उसकी वजह से जो सिग्नल में कमी आ रही है उसे मल्टी पाथ फेडिंग कहेंगे। और इस मल्टीपाथ फेडिंग में भी दो चीजें हैं, एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग और फ्लैट फेडिंग। फ्लैट फेडिंग उसको कहते हैं कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आपकी वैल्यू चेंज ना हो रही है, उसे फ्लैट फेडिंग कहते हैं। यानी कि एक फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी, इन सब पे चैनल का बिहेवियर सेम हो तो उसे फ्लैट फेडिंग कहते हैं। ठीक है, जबकि फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग क्या होती है कि एक फ्रीक्वेंसी पे चैनल अच्छा है, दूसरे पे बुरा है, तीसरे पे अच्छा है, चौथे पे बुरा है। ठीक है, तो यानी कि
किसी किसी फ्रीक्वेंसी पे, सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी पे फेडिंग हो रही है, बाकी किसी सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी पे फेडिंग नहीं हो रही, ठीक है। जबकि इसमें तमाम फ्रीक्वेंसीज पे सेम फेडिंग होती है, इसमें तमाम फ्रीक्वेंसीज पे सेम फेडिंग नहीं होती, ठीक। तो टाइम वेरिएंस ये था पाथ की वजह से, ये है टाइम की वजह से। टाइम की वजह से यानी कि डिलेड वेरिएंस पैकेट्स के मिलते हैं, के मिलते हैं। उसकी दो टाइप्स हैं, एक फास्ट है और एक स्लो फेडिंग। देखिए ये जो दो चीजें हैं आपको नजर आ रही थी, फ्लैट और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग, ये फ्रीक्वेंसी के हवाले से है, जबकि ये जो दो चीजें नजर आ रही हैं आपको टाइम के हवाले से, ठीक है। यानी कि अगर जी सर। कुछ टाइम के लिए चैनल सेम रहता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए चैनल सेम फेडिंग देता है, तो उसे स्लो फेडिंग कहते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, एक इंस्टेंट में कुछ फेडिंग है, दूसरे इंस्टेंस में कुछ फेडिंग है, तीसरे इंस्टेंस में कुछ फेडिंग है, उसे फास्ट फेडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग और फास्ट फेडिंग एक तरह की चीजें हैं, ये टाइम में, ये फ्रीक्वेंसी में। इसी तरह से ये फ्लैट फेडिंग और स्लो फेडिंग एक ही तरह की चीजें हैं, ये फ्रीक्वेंसी में, ये टाइम, ठीक है। तो अगर हम जब हम इसको इनको डिस्कस करेंगे तो फिर डिटेल में, अब इन इन चारों के अलहदा अलहदा पैरामीटर्स हैं और अपनी अपनी कंडीशंस हैं कि कब फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग होती है, कब फ्लैट फेडिंग होती है, कब फास्ट फेडिंग होती है और कब स्लो फेडिंग होती है। तो ये जब हम इनको डिस्कस करेंगे तब स्टडी करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, ये अगर कोई भी फेडिंग ना हो, यानी कि सिंपल आपके पास ट्रांसमीटर हो और रिसीवर हो और दरमियान में एलओएस हो, ठीक है। तो जो जो आपका पाथ लॉस है वो लीनियर है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस रिसीव्ड पावर कम होती रहती है, ठीक है ना। ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन भी है, ट्रांसमीटर से आप दूर जाते रहते हैं तो आपको रिसीव्ड पावर कम होती भी मिलती है। फिर ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये ब्लैक डॉटेड लाइन, यानी कि जो थोड़ी सी मोटी वाली लाइन है, डॉटेड लाइन, ये कौन सी है? ये शेडोइंग एंड पाथ की है। ये उस वक्त था जब कोई भी फेडिंग नहीं थी। अब पाथ हो रहा है तो स्लोली स्लोली आपकी वेरी हो रही है आपकी जो रिसीव, यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जबकि ये आपको एक बारीक लाइन नजर आ रही है, ये स्मॉल स्केल फेडिंग की वजह से है, ठीक है, यानी कि ज्यादा चेंज हो रही है। समझा नहीं बात की? जी सर। तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, ये जो फिगर्स हैं ये आखिर में चले मैं बता दूंगा कौन सी बुक से स्नैपशॉट्स लिए गए हैं। ये कुछ चीजें स्लाइड्स हैं, कुछ स्नैपशॉट्स लिए से मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक है, ठीक है जी। जो रिसीव्ड पावर है आमतौर पर वो डिके होती है एज अ फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर रिसीवर डिस्टेंस, ठीक है। जितना ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी रिसीव्ड पावर डिके होती जाएगी, ये तो आम ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो पावर पाथ लॉस और अनऑब्स्ट्रक्टेड एलओएस पाथ, दरमियान में कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एलओएस पाथ है, सिर्फ ट्रांसमीटर है और तो क्या होता है कि आपकी रिसीव पावर कम होती है विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। यानी कि अगर आपने 2 टाइम्स डिस्टेंस कवर किया है तो आपका 4 टाइम्स जो पावर कम हो जाएगी। पावर है वो कम हो जाएगी, यानी कि पावर ऑफ 2 जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन ये कब है? ये उस केस में है आपका आपके पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ एलओएस पाथ है, ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ना बिल्डिंग है, ना शैडोइंग है, कुछ भी नहीं है, सही है। ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है जी, ये आपको पता है कि ये जाहिर है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो इक्वालिटी के लिए हमारे पास ये रिलेशन है। रिसीव पावर जो है वो पीटी जीटी जी आर लैम्डा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर एल, ठीक है। इसकी डेरिवेशन जो है
वो आपको मुख्तलिफ बुक्स में मिल जाएगी। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसमें भी इसकी डेरिवेशन गिवन है, ठीक है, तो इतनी मुश्किल नहीं है। तो ज्यादा इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। जाहिर है जो रिसीव्ड पावर है वो ट्रांसमिटेड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्जर्वेशन है हमारी कि जितनी ट्रांसमिटेड पावर ज्यादा होगी उतनी ही रिसीव्ड पावर हमारी ज्यादा होगी। जो आपका डिस्टेंस है उसके उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो इनवर्सली प्रोपोर्शन है लॉस के, मैं बताता हूँ ये लॉस क्या है। पीटी सॉरी जीटी, जो पीटी हम बता चुके हैं। जीटी है जी हमारा गेन ऑफ ट्रांसमीटर एंटेना, ठीक है। अब गेन क्या होता है ट्रांसमीटर एंटेना का, कि जो आमतौर पर गेन फिजिक्स वाले हैं ना, आप तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तो पढ़ी होगी। जी सर। पढ़ी है ना, तो उसमें हमने एम्पलीफायर्स या ट्रांजिस्टर्स भी पढ़े होते हैं, पढ़े हैं ना ये एम्पलीफायर्स या ट्रांजिस्टर। करंट तो गेन, पावर गेन। हाँ हाँ, तो गेन आमतौर पर क्या होता है, गेन आमतौर पर एक्टिव डिवाइसेस की होती है ना। जी सर, आउटपुट ओवर इनपुट। हाँ, ऐसी डिवाइसेस जिसकी आउटपुट इनपुट से ज्यादा हो उसको हम कहते हैं गेन है, ठीक है। जबकि एंटेना के केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एंटेना एक पैसिव डिवाइस है, ठीक है। ये अभी हमने कहा ना, ये गेन ऑफ ट्रांसमीटर एंटेना है, ये गेन ऑफ रिसीवर एंटेना है। तो जो जो एंटेना है वो क्या है, पैसिव डिवाइस है। कभी भी उसकी आउटपुट इनपुट से ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी, ठीक है। बल्कि इवन आप एंटेना को थोड़ा सा स्टडी करें तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है किसी डायपोल एंटेना की वो 50% है, ठीक है। तो फिर गेन ऑफ ट्रांसमीटर एंटेना और गेन ऑफ रिसीवर एंटेना का क्या मतलब हुआ। देखिए, आपने आइसोट्रोपिक एंटेना का नाम सुना हुआ है? नो सर। चले, आइसोट्रोप का तो मतलब पता होगा ना, कि जो हर तरफ सेम प्रॉपर्टीज करे, ऐसा मटेरियल जो हर तरफ सेम प्रॉपर्टीज यानी कि दे, तो उसे जी सर। आइसोट्रोपिक कहते हैं ना, ये तो है ना हमें पता। तो एक आइसोट्रोपिक एंटेना ऐसा होता है कि जो हर तरफ पावर फेंकता है, इक्वल पावर हर तरफ फेंकता है, ठीक है। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। अब अगर आप उसे रख देंगे तो एक स्फेयर के अंदर वो जो है वो इक्वल पावर फेंकेगा। समझ आ रही बात की? जी सर। ठीक है, इसे आइसोट्रोपिक एंटेना कहते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कम्युनिकेट करते हैं तो हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए हमारा एंटेना एक खास डायरेक्शन में थ्रो करे, ठीक है ना। हमें तो आइसोट्रोपिक नहीं चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर बेस स्टेशन के ऊपर एंटेनाज लगे हुए हैं, ठीक है, तो जी सर। हमें ये तो नहीं चाहिए ना कि एंटेना से ऊपर भी सिग्नल फेंकेंगे। ऊपर तो कोई यूजर नहीं है, यूजर्स तो नीचे है। तो हमें चाहिए, एंटेना से हमें रिक्वायर्ड ये होता है कि एक खास डायरेक्शन में अपनी पावर को थ्रो करें। तो एक्चुअली जो गेन है वो हम उसे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टिविटी, एक एंटेना कितना डायरेक्टिव है आइसोट्रोपिक एंटेना के मुकाबले में। तो इसे हम कहते हैं ये उस एंटेना का गेन है कि आइसोट्रोपिक एंटेना से इतने टाइम्स ज्यादा डायरेक्टिव है। समझ रहे हैं? जी सर। समझ रहे हैं बात को? ये इस बात की समझ आई है? जी सर। एक गेन हमारा, गेन इसकी ये आउटपुट ओवर इनपुट वाला गेन नहीं है। ये गेन ये है कि आइसोट्रोपिक एंटेना के मुकाबले में मेरा एंटेना किसी खास डायरेक्शन किसी खास डायरेक्शन में कितनी वेव सेंड करता है। तो सर इसका उससे ज्यादा गेन होगा आइसोटॉपिक से? ऑफ कोर्स ज्यादा गेन होगा ना जी। देखिए, अगर हम अपनी एक खास तरफ पावर फेंकेंगे तो जिस पॉइंट पर फेंक रहे हैं उस पॉइंट पर ज्यादा पावर जाके कंसंट्रेट होगी।
हम डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस पे जाकर जी पावर कंसंट्रेट होगी, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्टिव एंटेना करने से आइसोट्रोपिक एंटेना के मुकाबले में गेन ज्यादा ही होता है, ठीक है। इसी तरह जी सर। इसी तरह से रिसीवर एंटेना का गेन भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है? क्योंकि अगर रिसीवर एंटेना को पता हो कि मेरी ट्रांसमिटेड बीम जो है वो इसी खास डायरेक्शन में आनी है, तो वो सिर्फ उसी खास डायरेक्शन में बीम को रिसीव करेगा, बाकी उसे जगह से रिसीव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे रिसीवर एंटेना का गेन कहते हैं, ठीक है जी। तो सर एंटीना को पता कैसे चलता है किस डायरेक्शन से आ रही है बीम? जाहिर है वो सेटिंग्स है ना जी, हम डायरेक्शन एंटेना की डायरेक्शन उस तरह से करते हैं, ठीक है। एंटेना का एलिमेंट्स उस तरह से रखे जाते हैं। अगर एरे सर अगर ये रिसीवर एंटीना फॉर एग्जांपल ये हमारा मोबाइल हो, रिसीवर, अब उसकी तो कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, हम किसी बाइक पे चल रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं या कोई नहीं भी डायरेक्शन में देखें, मूव कर रहे हैं। ठीक है ऐसा है, लेकिन फिर भी तो आइसोट्रोपिक एंटेना से ज्यादा गेन है ना उसका। देखिए, आप शायद मिक्स कर रहे हैं आइसोट्रोपिक एंटेना और ओमनी डायरेक्शन एंटेना में। ओमनी डायरेक्शन सही सर। ये होता है कि अगर एंटेना आपका खड़ा हुआ है ना जी, अगर ये आपके पास जी एंटेना है लेट से, तो इस एंटेना के चारों तरफ जो वेव फेंकेगा ना सर्कल में, सफेयर में नहीं, जी सर्कल में फेंकेगा, उसे हम ओमनी डायरेक्शनल एंटेना कहते हैं, समझ आ रही। और जो जी सर। फेयर में फेंकेगा उसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक एंटेना, ठीक है। इवन अगर हम ठीक हो गया। ओमनी डायरेक्शनल एंटेना भी बना दें तो तब भी उसका गेन आइसोट्रोपिक एंटेना से ज्यादा होगा। ठीक है आपको? सर्कल और सफेयर जी में सर बात ठीक है। समझ में आई है? जी सर्कल एक पार्ट ऑफ स्फेयर है ना। टाइमो और अगर आप सफेयर को लेते हैं, सफेयर के सेंटर पर जो एक लाइन है वो सर्कल है, बाकी सारा स्फेयर है, ऐसा ही है ना जी। जी 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 सर। वो ठीक है। तो आप फर्क देख सकते हैं कि एक सर्कल पे पावर मरकूज करना और पूरे स्फेयर पे पावर मरकूज करना, ठीक है। तो ठीक हो गया सर। ओमनी डायरेक्शनल एंटेना पे भी उसका गेन जो है वो उससे ज्यादा ही होगा आइसोट्रोपिक, यानी कि कोई भी एंटेना हो ना, चाहे बड़ा ही गंदा डिजाइन किया हुआ हो, वो तब भी उसका गेन आइसोट्रोपिक एंटेना से ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो ठीक हो गया सर। गेन जो है हमारा, उसकी जनरल एक्सप्रेशन है 4 पाई एप्सिलॉन ए ई और लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा आपका वही वाला है फ्रीक्वेंसी वाला C/F वाला, और ए ई जो है वो है इफेक्टिव एरिया ऑफ एंटेना, इफेक्टिव एरिया ऑफ एंटेना, एंटीना। ठीक है। ये एक खास टर्म है। इस टर्म का मतलब ये है कि एक्चुअली कितना एंटेना का कितना पोर्शन आपको आपको यानी कि आप यूज कर रहे हैं इंड्यूस करने में, वेव्स इंड्यूस करने में या वेव ट्रांसमिट करने में, ठीक है। तो ये इफेक्टिव एरिया है, ठीक है। पाथ लॉस एक्चुअली क्या है? पाथ लॉस है जी कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर का डिफरेंस जो है, जाहिर है उसे पाथ लॉस कहेंगे। ट्रांसमिटेड पावर और रिसीव पावर, सर ये तो लास्ट जो फार्मूला था उसके जी जी लास्ट फार्मूला में 4 पाई स्क्वायर आया था। हाँ जी, हाँ जी, 4 पाई स्क्वायर। ये क्या टर्म है? ये एक्चुअली जब हम डेरिवेशन करते हैं ना इस फ्रीक्वेंसी वाले टर्म की, तो वहां से 4 पाई आर स्क्वायर निकलता है, 4 पाई स्क्वायर निकलता है डेरिवेशन के अंदर है ये। जी, डेरिवेशन में, ठीक है। ठीक है। देखिए, इवन अगर आप इसकी या लिखेंगे ना, गूगल पे भी लिखेंगे फ्री स्पेस पाथ लॉस, गूगल पे भी आपकी इसकी डेरिवेशन आ जाएगी, शायद विकीपीडिया में भी थी वो डेरिवेशन, ठीक है। यानी कि इसकी इतनी कॉमन डेरिवेशन है, कोई मसला नहीं है इसकी, अगर ना हुई तो मैं करा दूंगा। ठीक हो गया सर। तो सिग्नल अटेन्युएशन है जी रिसीव्ड पावर और ट्रांसमीटर पावर का फर्क, ठीक है, इसे पाथ लॉस कहेंगे।
तो पाथ लॉस जो है वो फॉर एफएम सिस्टम दैट ट्रांसमिट्स 100 किलोवाट विद 50 किलोमीटर रेंज, ठीक है जी। ये अगर आप इन वैल्यूज में वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, बाकी अगर गेन को 1 ले लें, ट्रांसमीटर को 1 ले लें, सबको 1 ले लें, तो आप जो है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान फर्क निकाल सकते हैं कि इसमें पावर का फर्क कितना है। सर इसमें एल कितना लेंगे? वो पिछले फार्मूले में एल भी था। वो एल जो है वो लॉस है, ठीक है। वो एक्चुअली आमतौर पर इसको 1 नहीं कंसिडर करते हैं। जी, तो अच्छा, अब चूंकि आमतौर पर ट्रांसमिटेड पावर भी मिली वॉट्स में होती है, तो रिसीव्ड पावर जब आती है वो तो बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो आमतौर पर इसको नॉर्मल यूनिट्स में रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? इसको डीबीज में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। जी सर, डेसिबल। हाँ जी, डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि किसी को भी डेसिबल में करना है तो 10 लॉग ऑफ दैट थिंग वो आपको डीबीज में दे देगी, ठीक है। पीएल का क्या मतलब है? जी सर। लॉस है। पाथ लॉस क्या है जी? आपने हमें पहले बताया था पाथ लॉस क्या होता है? पावर ट्रांसमिटेड ओवर पावर रिसीव्ड। पावर। लॉग करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, डीबी से मिल जाएगा। फिर आपने क्या किया हुआ है इसी तरह से ये आपको पता है क्योंकि पीटी का भी एक्सप्रेशन आपने देखा था ना, ये वाला। तो पीटी जी सर। आर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो आप इसको यहाँ पुट कर सकते हैं इस जगह पे, पीटी की जगह, पीटी और पीआर की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये उल्टा जी होना सर। था, लेकिन इधर माइनस लगा के इसको सीधा कर दिया गया, ठीक है ना। कर सकते हैं ना? जी सर, वो लॉस है मतलब। हाँ, वो -1 था, -1 को यहाँ पे ले आए, ठीक है जी। तो अगर यूनिटी एंटेना गेन है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। जी सर। ये है जी डीबीज में। फिर इस तरह से ये होता है डीबी वॉट्स में। अगर वॉट में आपकी पावर है तो एक्चुअली हमारी कई दफा पावर जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है मिली वॉट्स में, तो फिर हमारा रेफरेंस जो है वो 1 वॉट नहीं रहता बल्कि 1 मिली वॉट हो जाता है। ये देखें हमने यहाँ पर किया 10 लॉग। अगर हम क्या करें, अगर पीटी को सिर्फ पीटी की पावर ले और इसको डिवाइड करें 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 डीबी वॉट हो जाएगा इसका, ठीक है। जी सर। अभी इसका यूनिट क्या है? डीबी है ना अभी यूनिट। जी सर, डेसिबल अभी है। डीबी है, लेकिन अगर पी आर की जगह पे मैं 1 वॉट लिख दूं, 1 वॉट, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? डीबी वॉट। किसी भी एक्सप्रेशन का जब आप दो पावर्स है ना, पावर ये अभी आप इसको छोड़ दें, इस एक्सप्रेशन को भी छोड़ दें, इसको जो राइट पे लिखे ना इसको भी एक मिनट के लिए भूल जाए, ठीक है। तो अगर आपके पास पीटी और पी आर है दो चीजें, तो अगर मैं इनका रेशो लेके 10 लॉग लेता हूँ तो ये डीबी बनेगा, ठीक है, दोनों पावर का रेशो। जी सर। अगर मैं इस पावर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 वॉट, यानी कि अब पहले क्या था कि पीटी हम ले रहे थे विद रेफरेंस टू पी आर, अब हम क्या कर रहे हैं पीटी ओवर 1 वॉट, तो हम क्या ले रहे हैं डेसिबल, हम ले रहे हैं डिफरेंस ऑफ पीटी विद रिस्पेक्ट टू 1 वॉट, ठीक है। तो उसके यूनिट क्या होंगे? डीबी वॉट्स होंगे, डीबीडब्ल्यू इसे कहते हैं। और अगर सर पर वाट नहीं, हाँ जी, पर वाट नहीं हो जाएगा? डीबी पीआर वॉट्स, नहीं। डीबीडब्ल्यू से कहते हैं, डीबी वॉट्स। तो अगर यहाँ पे 1 वॉट की जगह पे 1 मिली वॉट हो जाए, ठीक है, तो डीबी मिली वाट हो जाएगा। हाँ, तो उसे डीबीएम कहते हैं, मिली डीबी या डेसिबल मिली वॉट्स, मिली डेसिबल्स, ठीक है, डीबीएम उसे आमतौर पर कहते हैं।
1 मिलीवॉट से रेफर, पहले डीबी वॉट क्या थी, हम 1 वॉट से रेफरेंस ले रहे थे पावर से, डीबीएम में क्या कर रहे हैं, हम 1 मिलीवॉट से रेफरेंस ले रहे हैं। ये देखिए 10 लॉग ऑफ पी ओवर 1 मिलीवॉट क्या हो जाएगा, डीबीएम हो। अगर ये 1 वॉट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीबीडब्ल्यू। डीबीडब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है जी -60 डीबीएम, जी सर। -60 डीबीएम से -80 डीबीएम चला गया। तो आपने ये बताना है कि आपकी सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ क्या थी, यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ क्या थी, इसको चेक कीजिएगा, सिर्फ डीबी वाला फॉर्मूला लगना है। ठीक है, जी सर। तो ये पाथ लॉस हो गया जी, हम थोड़ी देर पहले बताया पाथ लॉस। तो अभी देखें कि ये डी जो है, ये डिस्टेंस है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है ना, ये डी है ट्रांसमीटर, तो ये इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, समझ रहे हैं? जी सर। इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 होगी तो जाहिर है वो डिफाइंड नहीं होगा ना, ये इक्वेशन होल्ड ही नहीं करेगी, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर हम एक स्मॉल, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी पाथ लॉस होना चाहिए लेकिन एक स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बाद फिर हम पाथ लॉस देखें, यानी कि डी डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए, फिर पाथ लॉस हम कैलकुलेट करेंगे, 0 वाला कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो आमतौर पर इसको हम 1 मीटर लेते हैं, यानी कि ग्रेटर देन डी नॉट, क्लोज इन डिस्टेंस डी नॉट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यानी कि 0 को रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाते, किसको बनाते हैं, डी नॉट को। आमतौर पर क्या होता है, जब आप डी नॉट 1। क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो डी नॉट पे आपको पावर गिवन होती है कि देखें जी इस डी नॉट पर पावर ये थी, अब आप किसी फलां जगह पर फलां डिस्टेंस पे पावर निकाल के दें। ठीक है, जी सर। ये देखें, ये इसका रिलेशन है, received power at a certain distance equals to received power at d naught multiplied by d naught over d का होल स्क्वायर। ठीक है, इस डिस्टेंस पर अगर पावर आपको गिवन हो, डी नॉट और पावर गिवन हो, तो आप किसी भी खास डिस्टेंस पे उसकी वजह से पावर निकाल सकते। सही हो गया जी। जी सर। बाकी डीबीएम कन्वर्ट करने के लिए आप 1 मिलीवॉट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो 1 मिलीवॉट से डिवाइड करेंगे तो इसका, इसके लिए हम अलहदा से ले लेंगे 10 लॉग, और इसके लिए अलहदा से ले लेंगे। ठीक है, तो फिर 2 मल्टीप्लाई होकर 20 बन जाएगा। ठीक है जी, इसमें तो कोई मसला नहीं है, सिंपल सा ही है। जी सर। ठीक है जी, फिर ये क्वेश्चन है जी कि ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया है 50 वॉट ट्रांसमिटेड पावर है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 900 मेगाहर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आप यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक है, सी और एफ से लैम्डा निकल सकता है। तो जी सर। रिसीव्ड पावर इन डीबीएम एट फ्री स्पेस डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है जी, आपने 100 मीटर पावर लेनी, तो आपको जाहिर है पाथ लॉस वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, आप रिसीव्ड पावर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जी सर। सर ये 100 मीटर डी नॉट गिवन है। डी गिवन है, डी आपको यहाँ पे डी रिसीव नोट 1 होता है, डी नोट 1 है, है जी, डी डी नॉट नोट तो 1 है ना। लगाएंगे ना आप, अब क्या लगाएंगे आप, सिंपल पाथ लॉस फार्मूला लगाएंगे जिसमें डी नॉट नहीं था। डी नॉट वाला ठीक है, आप तब लगाएंगे जब आपको डी नॉट पे पावर गिवन हो, रिसीव्ड पावर एट डी नॉट गिवन हो। ठीक सर। ठीक है, तो अभी आपको चूंकि गिवन नहीं है तो आप जो है वो उस पे वही वाला डी वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो 100 मीटर पर आप पहले निकाल लेंगे पावर रिसीव्ड क्या होती है, और फिर 10 किलोमीटर पे निकाल लेंगे। आप फर्क देखिएगा कि दोनों में रिसीव्ड पावर में फर्क कितना है। ठीक है जी, हाँ जी, ये 2 रे मॉडल है जिसका हम पहले डिस्कस कर रहे थे। जी जी, हाँ जी, क्वेश्चन है जी कोई? नहीं सर। अच्छा जी, तो ये 2 रे मॉडल है जी। अच्छा, उससे पहले कि मैं ये देखूं, आपके पास ये जो है ये एक्सप्रेशन है,
ये वाली एक्सप्रेशन है, इसको आप डीबीज में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना जी, है ना। 10 log इसको ये ऊपर वाले प्रोडक्ट में हो जाएंगे, ये यानी कि प्लस में हो जाएंगे, ये माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। नीचे वाले माइनस हो जाएंगे। जी सर। इसमें तो मसला नहीं है ना, जी सर। है ना। 10 log pt प्लस 10 log gt प्लस 10 log gr प्लस 20 log lambda माइनस 20 log 4 पाई माइनस 20 log माइनस 20 log l, ठीक है। जी सर। तो अभी हम 2 रे मॉडल की बात कर लेते हैं। 2 रे मॉडल में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, आप देखिए कि दोनों की हाइट में डिफरेंस रखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसमीटर की हाइट में और रिसीवर की हाइट में, ठीक है। तो एक ये एलओएस पाथ है, डायरेक्ट पाथ, एलओएस पाथ जो रिसीवर को मिल रहा है, और दूसरा रिफ्लेक्टेड पाथ, रिफ्लेक्टेड पाथ। ठीक है। तो अब ज्योमेट्री इस्तेमाल करते हुए, ये थीटा इस्तेमाल करते हुए, ये डिस्टेंस इस्तेमाल करते हुए, ये डिस्टेंस इस्तेमाल करते हुए, ये डिस्टेंस इस्तेमाल करते हुए, डिस्टेंसेस इस्तेमाल करते हुए, हाँ ये देखिए गेज ही बनाए हुए हैं, देखिए ये बीम बनाई हुई है ना, बीम जी सर। आ रही है आपको, डॉटेड बीम नजर आ रही है जी। ना। ये शो करने के लिए कि ये इस बीम की डायरेक्शन ये होगी, ये इसी को मैं कह रहा हूँ डायरेक्टिविटी, कि इस बीम की डायरेक्शन ये होगी, इस बीम की डायरेक्शन ये होगी, इसे कहते हैं डायरेक्टिविटी, ठीक है। तो जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि आपका मोबाइल एंटेना, तो उसके लिए बहुत से तरीके आजकल आ गए। अब वो एंटेनाज बिल्कुल खाली यानी कि बिल्कुल सिंपल एंटेनाज नहीं रहे, अब एंटेनाज भी अडाप्टिव हो गए हैं, ठीक है। अब वो स्वीप करते रहते हैं, यानी कि अपनी जो बीम्स हैं उसको स्वीप करते रहते हैं, और जहां पे उनको सिग्नल मिले वहां पे वो अपने आप को डायरेक्टिव करते रहते हैं। अब तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स आ चुकी है। और होता क्या है, अगर रेज एंटेनास की तो सिर्फ फेज चेंज होता है, करंट का फेज चेंज की वजह से डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं अपने सिग्नल की। तो मैं कह रहा था कि इस ज्योमेट्री को इस्तेमाल करते हुए हमने रिसीव्ड पावर का एक्सप्रेशन निकाला है, ठीक है। मैं अभी आपको एक पेपर अपलोड करूंगा, रिसर्च पेपर है, ठीक है। तो वो आपको वो जी सर। पढ़ना होगा, और उस पेपर को पढ़ने के बाद उसकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो डिराइव करनी होंगी, ठीक है। हम करेंगे सर। जिसे जाहिर है आप लोग करेंगे, ठीक है। उनको डिराइव करनी होंगी, और वो आपकी असाइनमेंट होगी, डिराइव करनी होगी। उन्हीं में से एक डेरिवेशन ये भी है, ठीक है। तो वो पेपर आपको दूंगा। ये वैसे तो जो स्नैपशॉट है ये बुक का है, जो मैंने बुक अपलोड की हुई है LMS पे, उसका स्नैपशॉट है। तो आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। तो ये उसका स्नैपशॉट, लेकिन पेपर मैं आपको अलहदा से अपलोड करूंगा, उसके अंदर भी इस किस्म का सिनेरियो है। यहाँ तो सिर्फ ट्रांसमीटर की हाइट ज्यादा है, रिसीवर की हाइट कम है ना, उस पेपर में मुख्तलिफ उसमें इसकी हाइट कम है, इसकी ज्यादा है, ये पहाड़ पे है, ये नीचे है, या ये पहाड़ पे है, ये नीचे है, इस तरह की काफी चीजें उस पेपर में गिवन है। तो ये उस DBM में उसका फार्मूला है, इसी का ही DBM में इसी का फार्मूला है, इसी को कन्वर्ट किया गया, ठीक है। देखिए इस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए अगर हम इस ज्योमेट्री को लेते हैं, अब क्या हो रहा है, अगर एंटेनास की हाइट बराबर नहीं है, तो अब जो रिसीव्ड पावर है वो एंटेना की हाइट पे भी डिपेंड कर रही है। देखें दोनों जी सर। की हाइट्स भी डिपेंड कर रही है कि आपके पास रिसीव्ड पावर कितनी आपको मिलेगी, ठीक है जी। तो ये 2 रे मॉडल का वो रिसीव्ड सिग्नल का ग्राफ, ठीक है, कि ये पावर इसकी इस तरह से डिक्रीज होगी, ठीक है जी। ये आपकी मुख्तलिफ इंटरफेरेंस की वजह से पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन, यानी कि ये क्या है, तो उसकी पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन है कि अप्रोक्सीमेटली वेरी किस तरह से होगी, इसका स्लोप क्या होगा,
वेरी होने का स्लोप क्या होगा। अप्रोक्सीमेटली यहाँ कांस्टेंट रह रही है, इतनी स्लोप से कम हो रही है इस जगह पे, और इतनी स्लोप से फिर कम हो रही है इस जगह पे। ठीक है, इस तरह से टू रे मॉडल है, इस तरह से मल्टीपल रे मॉडल भी है, जो कि हम इसको नहीं देखते फिलहाल। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने, अगर आपने गौर की तो ये वही है क्रिटिकल डिस्टेंस वाला, डी नॉट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ऐसे ही है ना जो थोड़ी देर पहले देखा था हमने। जी सर। लेकिन आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे क्या था, क्लियर। स्क्वायर था ना, जी सर। स्क्वायर था। वो सिर्फ उस केस में है जब आपके पास एलओएस पाथ हो और कुछ भी ना हो, फ्री स्पेस एलओएस पाथ आपको मिल रहा हो, जबकि आम जगहों पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फिर क्या होती है, जी सर। अगर ज्यादा अर्बन एनवायरनमेंट है तो अब पावर स्क्वायर की वजह से डिक्रीज नहीं होगी, ज्यादा डिके हो सकती है, पावर ऑफ 3 डिके हो सकती है, पावर ऑफ 4 डिके हो सकती है, पावर ऑफ 5 डिके हो सकती है। ठीक है ना, पावर ऑफ 2 तो बिल्कुल खाली इन्वायरमेंट में था, तो यानी कि बुरे एनवायरनमेंट में ज्यादा जल्दी डिके हो सकती है। ठीक है जी, तो जी सर। ये वही, फिर 2 मिनट रह गए हैं जी, मैं इसको एंड करता हूँ, एंड करके दोबारा आपको इन्विटेशन सेंड करता हूँ। ठीक है जी। ओके सर। जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर आपने पहले देखा हो तो यहाँ पर आपको टू नजर आता था। ठीक है, जी सर। तो टू जो है वो था आपका एलओएस, और उस वक्त जब बिल्कुल भी कोई और पाथ लॉस नहीं था, सिर्फ एलओएस ही था, फ्री स्पेस पाथ लॉस था। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं है, आपके पास सराउंडिंग में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट सख्त होता जा रहा है, तो आपके एन की वैल्यू 2 से बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, जाहिर है 2 से बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट्स हैं लेफ्ट साइड पर, और मुख्तलिफ किस्म के पाथ लॉस एक्सपोनेंट्स हैं आपकी राइट साइड पर। आप देखें कि मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेस सिर्फ आपको 2 से कम, ये 2 नजर आ रहे हैं 1.6, और ये इन बिल्डिंग लाइन ऑफ साइट्स है। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग के फ्री स्पेस, यानी कि बड़े डिस्टेंस में नहीं, सिर्फ बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो बाकी आप देखें कि जो फ्री स्पेस में है वो यानी कि 2 और 2 से ज्यादा है। अर्बन अर्बन एरिया रेडियो में 2.7 से 3.5 में है। अर्बन एरिया सेवरल ऑब्स्ट्रक्शंस जहाँ पे ज्यादा हैं वो 3 से 5 भी है। इन बिल्डिंग अगर पार्टीशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, पार्टीशंस हैं, मुख्तलिफ कमरे हैं और बहुत सी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, तो 4 to 6 वेरी करता है। ऑब्स्ट्रक्शन फैक्ट्रीज में जाहिर है जो हॉल्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन काफी ज्यादा चीजें पड़ी हुई होती हैं, तो 2 to 3 उसका पाथ लॉस एक्सपेरेंट है। ये कोई मैथमेटिकली एक्सपेरेंट नहीं निकाले गए, याद रहे। ये 2 तो ठीक है हमारा मैथमेटिकली निकला था, बाकी कैसे निकले हैं भला, एक्सपेरिमेंटेशन से निकले हैं। पाथ लॉ बाकी चीजें फिक्स रख के एक्सपेरेंट निकाली गई है, रिसीव्ड पावर मेजर की गई, बाकी चीजें फिक्स रखी गई, डिस्टेंस फिक्स रखा गया, ट्रांसमिटेड पावर फिक्स रखी गई। ठीक है, और फिर मुख्तलिफ मेजरमेंट्स की रिसीव्ड पावर की, फिर वहां से एक्सपेरेंट निकाला। ठीक है जी। जी सर। तो ये जिस तरह से उसका फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल था, इसी तरह से ये जनरलाइज पाथ लॉस मॉडल है जिसमें आपकी डिग्री n है, और उसका डीबी में भी ज़ाहिर है, डीबी में कैसे करेंगे, आप दोनों तरफ ले लेंगे तो आपका डीबी में आ जाएगा, और अगर इनको आप 1 मिलीवॉट से देख लेंगे तो फिर ये आपको dBm में मिलेगा। सही है जी।
इसमें तो कोई मसला नहीं है जी, इस वाले में तो ठीक है ना यहाँ पे। ठीक है सर। जी सर। तो ये उसी तरह की एग्जांपल है। अब आपको ये अर्बन एनवायरनमेंट दिया गया, आपको डिग्री दी होगी कहीं ना कहीं, हाँ ये डिग्री दी हुई, ठीक है। फ्री स्पेस पाथ लॉस होता तो आपको डिग्री ना दी जाती, तो आप क्या लेते डिग्री भला, आप डिग्री 2 लेते, ठीक है। लेकिन अगर अब इन्वायरमेंट है, डिफरेंट इन्वायरमेंट आपको है, अब आप ये डिग्री इस्तेमाल करते हुए रिसीव्ड पावर निकालेंगे। ये बाकी चीजें सेम है, ट्रांसमिटेड पावर आपको दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है जी। और सॉरी, ट्रांसमिटेड पावर नहीं दी गई, रिसीव्ड पावर इस जगह पर 100 मिलीवॉट है, ठीक है। अब ट्रांसमिटेड पावर नहीं गिवन, अब क्या गिवन है, रिसीव्ड पावर गिवन है डी नॉट पर, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, समझ रहे हैं। जी सर। okay? जी, तो लॉग नॉर्मल शेडोइंग क्या होती है जी। लॉग नॉर्मल शेडोइंग जो है ये लार्ज स्केल पाथ लॉस के मॉडल्स में से एक मॉडल है, ठीक है। एवरेज सीड पावर इन लॉग डिस्टेंस मॉडल, यानी कि डिस्टेंस जो है वो इन टर्म्स ऑफ लॉग है, ठीक है, लीनियर नहीं है, समझ रहे हैं बात। डिस्टेंस एक्सिस पे नहीं है, लॉग एक्सिस पे है, समझ रहे हैं जी। जी सर। तो यानी कि सेपरेशंस हैं, जैसे भी बाकी चीज़ें सेम ही हैं। तो इसका मेरा ख्याल एक्सप्रेशन, हाँ ये एक्सप्रेशन गिवन है जी, ठीक है। ये पाथ लॉस गिवन है जी, पाथ लॉस एट डिस्टेंस डी प्लस एक्स नॉट, एक्स गैमा जो है गॉसियन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है विद जीरो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है। गॉसियन रैंडम वेरिएबल का तो पता होगा ना, गॉसियन। जो इस तरह का होता है, बेल कर्व होती है, बेल कर्व होती है, जो इसकी पीक होती है वो मीन होती है, मीन पे होती है, ठीक है। अगर मीन से हटके भी हो सकती है, आमतौर पर अगर जीरो मीन है तो इसका मतलब ये है कि जो पीक है ना वो जीरो पे होगी, यानी कि जीरो मीन, इसकी मीन जो है वो इसकी पीक पे होगी। बाकी इसकी जो टेल्स हैं वो कितनी मीन से डेविएटेड है, उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, सिग्मा, ठीक है जी। तो ये इसका लॉगरिथम में है, डी नॉट प्लस एन डी बाई डी नॉट का एन लॉग, यानी कि डी बाई डी नॉट की पावर एन थी, तो एन लॉग डी बाई डी नॉट हो गया प्लस एक्स सिग्मा, ठीक है। तो ये हो गया जी लॉग नॉर्मल शेडोइंग, डिस्क्राइब्स नॉर्मल शेडोइंग इफेक्ट्स, स्पेसिफिक TX/RX मेजर्ड सिग्नल लेवल द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसलिए इसको लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है, डिस्टेंस लॉग होता है इसलिए इसे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है जी। बाकी चीजें कोई इतनी अहम नहीं है। फिर जी मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हैं, ये स्नैपशॉट बुक से है, जो आपकी बुक अपलोड की हुई है, उससे स्नैपशॉट है। अब मुख्तलिफ मैंने कहा था ना कि पाथ लॉस मॉडल है, जो फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल वो तो मैथमेटिकल मॉडल है ना जी। बाकी जो प्रैक्टिकल जी सर। जो मॉडल्स हैं वो मैथमेटिकल नहीं है बल्कि एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। इसी तरह का एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो है वो ओकुमुरा मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओकुमुरा मॉडल जो है वो 1 to 100 किलोमीटर और इस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए, ये कौन से भला आ गए, ये एम्पेरिकल वाले आ गए ना, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। एम्पेरिकल मॉडल्स है ना, कि जिसमें हम कहते हैं मैथमेटिकल नहीं होते, डेटा होता है, डेटा से रिवर्स फिर हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, ऐसे ही था ना जी सर। जी। तो जो है ये यानी कि इस किलोमीटर रेंज और इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए ये मॉडल डिजाइंड है ओकुमुरा मॉडल।
आपको लग भी रहा होगा कि ये जापानीज मॉडल है, तो जाहिर है ये टोक्यो में था, तो इसलिए इसका बंदे का नाम ओकुमुरा था, तो या शायद शहर का नाम ओकुमुरा था, तो मुझे इसका याद नहीं है। तो बहरहाल ओकुमुरा मॉडल इसका जो है वो नाम है। तो बेस स्टेशन हाइट्स जो थी वो 30 मीटर से लेकर 100 मीटर तक थी, ठीक है ना। हाइट भी, एंटेना की हाइट भी गिवन है ना जी अब, तो 30 से 100 मीटर थी उनकी हाइट। और फिर जब ये सारी चीजें फिक्स हो गई हैं, तो उसके बाद जो पाथ लॉस का फार्मूला है वो ये निकला है। ये मैं पहले बताया था कैसे निकला है, बोला एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकला है, ठीक है जी। तो एल क्या है, फ्री स्पेस पाथ लॉस है। फ्री स्पेस पाथ लॉस क्या है, वही पुराने वाला फ्री स्पेस पाथ लॉस एट अ सर्टेन डिस्टेंस टी। AMU क्या है जी, मीडियन अटेन्युएशन इन डिस्टेंस इन एडिशन टू फ्री स्पेस पाथ लॉस अक्रॉस ऑल एनवायरनमेंट। ये कोई एक्स्ट्रा फैक्टर है जो जाहिर एक्सपेरिमेंट से निकला है। GT ट्रांसमीटर एंटेना की हाइट, रिसीवर एंटेना की हाइट, और ये एरिया का गेन, कि किस एरिया में, यानी कि एरिया के टेरन के लिहाज से किस तरह के टेरन में ये कैलकुलेशंस हो रही हैं। तो उसने GT के भी दो फॉर्मूलाज बनाए कि अगर आपकी एंटेना की हाइट 30 मीटर से लेकर 100,000 मीटर तक है, तो जो ट्रांसमीटर एंटेना की हाइट का फॉर्मूला ये होना चाहिए 20 log 10 HT/200, और रिसीवर एंटेना की हाइट अगर 3 मीटर से ज्यादा है तो हम ये करेंगे, 3 मीटर के 10 मीटर के दरमियान है तो हम सॉरी हाइट जो है वो 3 मीटर से कम है तो हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, 3 मीटर से 10 मीटर के दरमियान है तो हम गेन का एक्सप्रेशन ये वाला इस्तेमाल करेंगे। गेन ये पहले बता रहे हैं कि ये हमारी वो एक्सपेरिमेंटल चीजों से निकली हुई है। तो जाहिर है जिस टेरन के लिए ये ओकुमुरा मॉडल डिफाइन है सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से ओकुमुरा के साथ एक हाटा मॉडल है, ठीक है जी। तो ये ओकुमुरा मॉडल के बाद आया था, ओकुमुरा मॉडल के बाद उसमें कुछ करेक्शन फैक्टर्स हैं, ठीक है। जो करेक्शन फैक्टर इसमें आप देखें, बाकी चीजें तकरीबन सेम ही होंगी, ये अब उसके वैल्यूज निकल आई हैं 69.55, ये उसकी एम्पिरिकल वैल्यूज निकल आई हैं, और ये अल्फा करेक्शन फैक्टर है ओकुमुरा मॉडल में। करेक्शन फैक्टर की वैल्यू ये गिवन है, ये स्मॉल सिटीज के लिए ये वाला करेक्शन फैक्टर लगेगा, लार्ज सिटीज के लिए इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ये वाला फैक्टर लगेगा, ठीक है। अगर आपका अर्बन है तो पाथ लॉस का फार्मूला ये है, और अगर रूरल है तो पाथ लॉस का फार्मूला ये है। अगेन ये एम्पिरिकल मॉडल्स हैं, ठीक है जी। और के की रेंज है 35.94 से लेकर 40.9, कंट्री साइड से डेजर्ट तक ये वाला फार्मूलाज लगे हुए हैं। तो जो ओकुमुरा मॉडल की तरह का है, देखिए ओकुमुरा मॉडल में क्या किया था, इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि ओकुमुरा मॉडल में ये चीजें निकालनी पड़नी थी ना हमें, जबकि हाटा मॉडल ने ये वैल्यूज निकाल के दे दी है। अब सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करनी है, एंटेना और रिसीवर एंटेना की, ट्रांसमीटर एंटेना की हाइट पुट करनी है, ट्रांसमीटर एंटेना की हाइट पुट करनी है, डिस्टेंस पुट करना है, ये पुट करना, तो हमारे पास लॉस निकल आएगा। इसकी वैल्यूज दी हैं उसने, हाटा ने ओकुमुरा मॉडल्स के जो पैरामीटर उसकी वैल्यूज दे दी हैं। तो ये पुराने जो सेलुलर सिस्टम्स थे उसके लिए तो एक्यूरेटली मॉडल करता था, नए सेलुलर सिस्टम्स के लिए जिसमें सेल आपके बहुत छोटे हो गए हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, मतलब फ्रीक्वेंसी हायर हो गई है, उसके लिए ये इतना अप्रोक्सीमेट नहीं है। ये भी आपकी उसकी बुक से स्नैपशॉट है, आउटेज प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। आउटेज प्रोबेबिलिटी ये है कि मिनिमम पावर जितनी हम बर्दाश्त, यानी कि एक ऐसी मिनिमम पावर जिससे कम अगर रिसीव्ड पावर हो जाए तो हम कहेंगे भी हमें रिसीव्ड पावर मिल ही नहीं रही, ठीक है। यानी कि अब मिसाल के तौर पर आपको सिग्नल नहीं आ रहे ना, मतलब सिग्नल कम है, लेट्स से एक सिग्नल आ रहा है और आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही,
तो दैट मीन्स कि आप आउटेज प्रोबेबिलिटी पे हैं, आपको रिसीव पावर जो मिल रही है वो मिनिमम पावर से भी कम है, तभी आपको जो है वो सर्विस नहीं मिल रही। इसको कहते हैं आउटरीच प्रोबेबिलिटी। ये जो मिनिमम चाहिए सर्विस के लिए, मिनिमम पावर चाहिए, उससे भी अगर कम आपको पावर मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपको पावर मिल ही नहीं रही। ठीक है, आउटेज कहते हैं। तो ऐसी पावर के आने की प्रोबेबिलिटी को आउटेज प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और रिसीव्ड पावर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रिसीव्ड पावर लेस देन मिनिमम पावर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है जी सर। तो इसको कैसे निकालते हैं? 1 माइनस क्यू, ये वही उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ये रिसीव पावर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, रिसीव पावर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, मिनिमम पावर में से रिसीव पावर की वैल्यू माइनस कर दी। ठीक है, और ये क्यू क्या है? ये क्यू फंक्शन है। ठीक है, क्यू फंक्शन है जिसकी ये भी मैथमेटिकली आप नहीं निकालते। कैसे निकालते हैं भला? क्यू फंक्शन कैसे निकालते हैं? हेलो, लिखा हुआ है सर। क्यू फंक्शन निकालते हैं, आपको याद होगा, आपने किया होगा, आपको याद नहीं होगा, बैचलर्स वगैरह में अक्सर करते हैं। क्यू फंक्शन आपके पास एक टेबल होता है, याद है? क्यू वैल्यू का? हाँ, क्यू वैल्यू से एक टेबल होता है, उसमें आप वैल्यू पुट करते हैं। ये इसकी जो दरमियान में है, ये पैरेंथेसिस वाली वैल्यू पुट करते हैं, टेबल आपको उसकी क्यू फंक्शन की वैल्यू दे देता है। याद है? सर क्यू वैल्यू का ऑलमोस्ट याद है, थोड़ा सा वो सेमीकंडक्टर वाले में पढ़ा था। हाँ, वो एरर के हवाले से आपने पढ़ा होगा ना, ये ऐसे होता है। तो क्यू फंक्शन आमतौर पर ये दरमियान वाली वैल्यू होती है, यानी कि एरर फंक्शन क्या होता है? एरर फंक्शन इस साइड वाली वैल्यू होती है। तो उलट जो है वो क्यू फंक्शन होता है। ये देखिए एरर फंक्शन है ना जी, ये क्यू जी सर। फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, यानी कि 1 माइनस क्यू जो है वो एरर फंक्शन है, और एरर फंक्शन और 1 माइनस एरर फंक्शन जो है वो क्यू फंक्शन। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को कहेंगे ये हमारा आउटेज प्रोबेबिलिटी है, कि जितनी प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा होगी इसका मतलब ये होगा कि हमारा सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। इस प्रोबेबिलिटी को कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कहते हैं जी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है ना हमारी, जो अभी फिलहाल सेक्टर कम्युनिकेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो काबिल कबूल है वो है 10 रेज़ टू पावर -3। वैसे आउटेज प्रोबेबिलिटी से उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि 10 रेज़ टू पावर -3 एरर प्रोबेबिलिटी होती है, कि उससे कम अगर एरर, उससे ज्यादा अगर एरर आता है तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 10 रेज़ टू पावर -3 होने का मतलब ये है कि अगर 1000 बिट में से एक बिट भी करप्ट हो रही है ना, 1000 बिट में से एक बिट भी करप्ट हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। ठीक है, जी सर। इसी तरह से आउटेज प्रोबेबिलिटी ये है कि खास नंबर, उससे कम अगर प्रोबेबिलिटी आ गई, उससे कम पावर हो गई, तो हम कहेंगे कि ये हमारी आउटेज हो गई है, और इस आउटेज होने की प्रोबेबिलिटी को आउटेज प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये एग्जांपल है छोटी सी, आउटेज प्रोबेबिलिटी फाइंड करें एट 150 मीटर फॉर अ चैनल बेस्ड ऑन कंबाइंड पाथ लॉस शेयरिंग मॉडल्स ऑफ। अच्छा, ये तो मैंने इसकी स्नैपशॉट ले ली, लेकिन एग्जांपल 2.3 और 2.4 देखा ही नहीं। चलें, एग्जांपल 2.3 2.4, assuming a transmit power of 10 milliwatt and minimum power requirement of minus 110.5 dBm। ठीक है जी, तो हम निकालते हैं क्या है प्रोबेबिलिटी दैट पावर। हमने कैसे करना था? अगर आप इसको देखें पीछे, तो हमने क्या करना था कि हमने मिनिमम पावर में से रिसीव्ड पावर माइनस करनी थी। मिनिमम पावर में से हमने क्या किया? रिसीव्ड पावर माइनस कर दी। ठीक है, माइनस कर दी। कहाँ से लिए हैं हमने? ये रिसीव्ड पावर वाली ये जो एग्जांपल होगी वहां से ली है। ठीक है, ये 2.3 2.4 वाली से।
तो मिनिमम हमारी पावर कितनी थी? मिनिमम थी 110.5 dBm। तो यहाँ से हमने वैल्यूज ले ली, वैल्यूज लेके तो ये फिर क्यू टेबल से हमने ये वैल्यू निकाली जो भी निकली थी, फिर उसको 1 से माइनस कर दिया तो हमारे पास 0.0121। ठीक है, आउटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1% इज अ टिपिकल टारगेट वायरलेस सिस्टम डिजाइन, यानी कि 1% से कम आउटेज प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। जी, तो अब हम बात करते हैं चैनल इंटरफेरेंस की। ये आपको तस्वीर याद होगी, हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। ये सेलुलर स्ट्रक्चर डिजाइन था हमारे सेलुलर सिस्टम का, है ना, जिसमें हमने कहते थे कि हमारा जो जी सर, हेक्सागोनल। वो सेल के सेंटर में है और बाकी इसके ये सेल है ना, तो इसके ये वाले सेल इसके नेबरिंग सेल्स हैं, ये वाले। सही है। जी सर। तो हमने ये कहा था कि अगर हमने अपने उसको बढ़ाना है, रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो यूजर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो यूजर्स को बढ़ाना, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास उतना ही है, तो यूजर्स को कैसे बढ़ाया जाए? हम उन्हीं रिसोर्सेज को एक वक्त में अगर यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी रिसोर्स को दूसरे वक्त में इस जगह भी इस्तेमाल कर रहे हों। ठीक है, तो इसे हमने कहा था कि ये फ्रीक्वेंसी रीयूज है। अब फ्रीक्वेंसी रीयूज में आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा मसला इंटरफेरेंस है, कि जिस साथ वाले चैनल के साथ मैं अगर इधर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे श्योर होना चाहिए कि इस फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट इस जगह तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो चुका होगा। आपको याद है ना, हमने वेव्स की बात की थी, जी सर। वेव्स के खत्म होने की बात की थी। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उसका अगर वो ऐसा नहीं होता, इसका इफेक्ट यहाँ तक पहुंचते हुए खत्म नहीं होता, तो इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, तो एक चैनल की दूसरे चैनल में इंटरफेरेंस को कहते हैं को चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अब अगर यानी कि डिस्टेंस बढ़ता है तो जाहिर है पावर उसकी कम होती रहती है। तो आम तौर पर क्या होता है कि जो करीब करीब के, मिसाल के तौर पर ये अगर आपके पास बेस स्टेशन है या ये वाला आपके पास सेल है, तो जो इसके नेबरिंग सेल्स होंगे ना, करीब करीब के सेल्स, सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस ये क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो इससे ज्यादा दूर होंगे वो इनसे कम क्रिएट करेंगे, जो उनसे भी दूर होंगे वो सबसे कम क्रिएट करेंगे। ठीक है, जी सर। तो एक सेल के जो गिर्द पहला टीयर, इसे कहते हैं फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितने सेल्स हैं? फर्स्ट ईयर में 6 सेल्स हैं, देखिए आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड टीयर में भी सेल्स गिन सकते हैं, थर्ड टीयर में भी गिन सकते हैं। ठीक है जी। अब कुछ क्वांटिटीज की बात करते हैं। सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमारे कम्युनिकेशन में ये एक बहुत ही अहम क्वांटिटी है। ये रिसीवर साइड पे, अब ट्रांसमीटर की बात नहीं हो रही, रिसीवर की बात हो रही है। ठीक है, रिसीवर साइड पर मुझे रिसीव पावर कितनी मिली और नॉइज कितना था, दरमियान में नॉइज कितना था, तो इसको कहते हैं सिग्नल एसएनआर। समझ रहे हैं? जी सर। इसे कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। जबकि के साथ एक और क्वांटिटी है, वो SINR है। इसे कहते हैं सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइज रेशियो, यानी कि सिग्नल इंटरफेरेंस प्लस नॉइज रेशियो। अब इसमें नॉइज भी है, साथ साथ में साथ वाले चैनल से इंटरफेरेंस भी है। ठीक है बात? जी सर। ठीक है, तो इसी तरह से ये SIR क्या है? सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो सिर्फ, यानी कि नॉइज नहीं है, कि आमतौर पर इंटरफेरेंस इतना ज्यादा होता है कि नॉइज जो है वो निग्लिजिबल होती है।
नॉइज पावर जो है ना सर्किट की वजह से, इधर की वजह से सर्किट की नॉइज पावर निग्लिजिबल होती है, इंटरफेरेंस पावर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आमतौर पर सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो SIR, SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो, SINR सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइज रेशियो, प्लस नॉइज रेशियो। टू इंटरफेरेंस रेशियो। ठीक है, इन तीनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। तो हमने चूंकि ये देखें, हमने कहा था कि एक जो सेल है उसके साथ बहुत से इंटरफेयरर्स हैं। टीयर में 6 इंटरफेयरर्स हैं, फिर दूसरे टीयर में भी इंटरफेयरर्स हैं, फिर थर्ड गो के उनकी इंटरफेरेंस कम हो जाती है जो बाहर वाले टीयर्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रहती ही है। ठीक है, तो देखें सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो, अब क्या होगा कि हमने मल्टीपल यानी कि तमाम इंटरफेयरर्स का सम, समझ रहे हैं, I2 जी सर। के 6 है, सिर्फ हम सिर्फ फर्स्ट ईयर को देख रहे हैं, तो कितने होंगे 6 इंटरफेयर से, यानी कि P1 P2 P3 P4 P5 और P6 आएगी। सही है, जी सर। सही है ना जी। जी। तो ये SIR हो गया जी हमारा। ये n इक्वल्स टू 3 SIR, ये देखें जी, ये फर्स्ट ईयर है। ठीक है, ये सेकंड ईयर, इसमें आप नंबर्स गिन सकते हैं, और फिर ये थर्ड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर की जो इंटरफेरेंस है वो सबसे स्ट्रांग होती है, उससे कम सेकंड ईयर वालों की होती है, और उससे कम थर्ड ईयर वालों। थर्ड। ठीक है जी। फिर ये कुछ ज्योमेट्री है एक सेल की, हेक्सागोनल सेल की। हेक्सागोन में आपको पता है कि तमाम साइड्स बराबर होती हैं जी। ठीक है, इसको रेडियस का नाम दिया गया है, यानी कि सेंटर से लेकर किसी भी एक कोने तक का डिस्टेंस रेडियस है। ठीक है, सेंटर से लेकर कोने तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस। रेडियस है। तो इसका मतलब ये है कि हेक्सागोन के अंदर कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वली लेटरल ट्रायंगल्स बनेगी। बनेगी ना जी, जी सर। जी सर। 6 इक्वली लेटरल ट्रायंगल्स बनेगी। ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं ये वाला लेंथ √3/2। देखें ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, इतना डिस्टेंस कितना है, ये r/2 है, ये r/2 है ना, जी सर। हाँ ये r/2 है, ये r है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है ना जी। जी। ठीक है, तो जो हम उसकी इस्तेमाल करके, क्या उसे कहते हैं, एरिया ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस इस्तेमाल, हाँ पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्रिक इस्तेमाल करके हम ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं 3r/2। ठीक है, इसी तरह से अगर ये √3r/2 है, तो ये टोटल जो डायामीटर है वो कितना है, √3r। समझ रहे हैं जी। जी सर। एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस जो है वो 2r है, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस 2r है, जबकि इस साइड्स के दरमियान से लेकर दूसरी साइड तक का डिस्टेंस जो है वो √3r है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये डिस्टेंस जो है जी। ये 2r है, जबकि ये डिस्टेंस जो है वो √3r/2 है।
ये डिस्टेंस 2r है, जबकि ये डिस्टेंस √3r/2 है। समझ आ रही बात कीजिए? जी सर। समझ आ रही है ना जी? तो क्या होगा भला, जी अगर आपने इस पूरे हेक्सागन का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक ट्रायंगल का अगर एरिया निकला है तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करके तमाम हेक्सागोनल का एरिया, हेक्सागोन का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ छोटी ट्रायंगल का एरिया निकाला है, पहले ये वाला निकाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसका पूरे का एरिया निकाल लिया, एंड देन 6 से मल्टीप्लाई करके पूरा एरिया निकाल लिया। तो ये है 2.6, ऑलमोस्ट 2.6 आर स्क्वायर, 3√3/2 आर स्क्वायर। ठीक हो गया सर। ये कुछ डिस्टेंसेस है जी, ये देखें। अब ये एक हेक्सागोन था, हमें पता है कि ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, √3r/2। ठीक है, √3r/2। ये कितना है, ये √3r, √3r, √3r/2। समझ रहे हैं? जी सर। हाँ, जी जी ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो अब ये कुछ डिस्टेंस है, ये एक्चुअली अभी हम बताना ये चाहते हैं कि d एक्चुअली डिस्टेंस है रीयूज डिस्टेंस। रीयूज डिस्टेंस ऐसे डिस्टेंस को कहते हैं जिसके बाद हम वो फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस अगर बेस स्टेशन पर एक फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है ना, तो कितने डिस्टेंस बाद उसी फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करें कि इंटरफेरेंस ना आए। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को कहते हैं डी, रीयूज डिस्टेंस। ठीक है, तो एक रेशो है जी को चैनल रीयूज रेशो, जो क्या है D/R। R क्या है? R है इसका रेडियस। ठीक है, हेक्सागोन। हेक्सागोन का रेडियस। और D क्या है? D है रीयूज डिस्टेंस। ठीक है, तो जब इस दोनों की रेशो √3n हो जाए, जब इनकी रेशो √3 हो जाए, तो हम कहते हैं कि जो है वो कोचन। हम कहते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोच अगर रीयूज रेशो इससे ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि हम वही फ्रीक्वेंसी जो है उस जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? अगेन ये SIR है। ये हमने क्या किया हुआ है, ये इस पे ये था हमारा बेस स्टेशन, तो हमने रीयूज डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो पता लगा कि इस डिस्टेंस पर जाकर हम दोबारा वही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ इस्तेमाल हो रही है वही फ्रीक्वेंसी इन भी इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसका जो सिग्नल होगा उसको इंटरफेरेंस आएगी इनसे, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए सिग्नल इंटरफेरेंस रेशियो होगी रिसीव्ड पावर इन दिस सेल डिवाइडेड बाय इंटरफेरेंस फ्रॉम ऑल दीज। ठीक है, जी सर। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं जो है ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये भी अपलोड कर दूंगा, तो आप जब ये डाउनलोड करें तो मुझे बताइए ये आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और ये रन होती है कि नहीं। ठीक हो गया सर। ठीक है जी, ठीक। जैसे ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।